हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष आनंद आज क्लास 10th के BTBC बुक के दो चरों में रैखिक समीकरण एक्सरसाइज के प्रश्नावली 3.2 पिछले लेक्चर में या लेक्चर नंबर 1 में हमने पहले क्वेश्चन को विलोपन विधि का उपयोग करके हमने 4 क्वेश्चन को हल किया था और इस क्वेश्चन में इन चारों प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके भी हल करने हैं। जैसा कि 3.3 एक्सरसाइज में हमने प्रतिस्थापन विधि को भली भांति समझा था, तो आप सभी विद्यार्थी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को प्रतिस्थापन विधि से स्वयं हल करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें हल करें, विलोपन विधि से ज्ञात करें। यहाँ एक बात दिया गया है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ये जितने भी इसके बाद प्रश्न हमें पढ़ने हैं वे सभी प्रश्न आपको कहे तो वर्ड प्रॉब्लम, ऐसे प्रश्न को वर्ड प्रॉब्लम कहा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को भली भांति पढ़कर सर्वप्रथम हमें x और y दो चर राशि मानने हैं। किन राशि को x माने और किन्हें y माने, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन में हमें भिन्न के अंश और हर को x और y क्रमशः मानना है। तो माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। जब भी भिन्न वाले प्रश्न आपको देते हैं तो अंश और हर को हमें क्रमशः x और y मानना है। इस बात को ध्यान रखेंगे, हर को हम x मान सकते हैं और अंश को y मान सकते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ अंश को ही हम x मानें। ये आप इसको क्रमशः उलटकर अर्थात हर को अंश वाले वैल्यू से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि अंश और हर को x और y मानने पर हमारा भिन्न जो होगा, भिन्न में क्या होता है कि अंश में यानी कि बटा के ऊपर y का जो साइन है उसके ऊपर हम न्यूमरेटर वाले वैल्यू अर्थात अंश जिसे भी हम मानेंगे उसको लिखेंगे और हर में यानी नीचे जिसे हर मानेंगे उसको लिखेंगे। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, x ऊपर में लिखना पड़ेगा और नीचे लिखना पड़ेगा y। तो ये हमारा भिन्न हो गया। तो प्रश्न के पहले भाग से प्रश्न में जो कहा जा रहा है उसको हमें अच्छा तरह से समझकर दो इक्वेशन बनाना है। इस क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न में दो भाग होते हैं। एक भाग से हम इक्वेशन 1 फाइंड करते हैं और दूसरे से इक्वेशन 2 हम फाइंड करते हैं और दोनों को सॉल्यूशन कर जो हमें आंसर ज्ञात करने हैं वो आंसर ज्ञात करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि हम भिन्न में 1 जोड़ दें, भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यानी जो हमारा भिन्न दिया गया है या जिसे हमने भिन्न माना है उसमें क्या कहा जा रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए अर्थात x के साथ 1 को ऐड कर दें और
हर में से एक घटा दे, अर्थात y में से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भिन्न x बटा y है वह भिन्न 1 में बदल जाता है, अर्थात वह भिन्न 1 के बराबर हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो x + 1 = y - 1 होगा, y वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो x - y = -1 + 1 उधर जाएगा तो -1, अर्थात x - y = -2। ये हमारा प्रश्न के पहले भाग से जो समीकरण प्राप्त हुआ वो हुआ। अब हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग से देखते हैं। इसी के आगे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो प्रश्न के दूसरे भाग में कहा जा रहा है, प्रश्न के दूसरे भाग से क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, अर्थात भिन्न अर्थात कहे तो x/y कि हर में 1 जोड़ दे, यानी कि हर के साथ 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 में बदल जाती है, अर्थात बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 2x = y + 1 होगा, y को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 2x - y = 1 होगा। ये हमारा सेकेंड नंबर इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है और भिन्न ज्ञात करना है। तो इन दोनों समीकरणों को देखते हैं। कल जैसा पिछले वीडियो में जैसा कि हमने विधि सीखा था, प्रतिस्थापन विधि नहीं, यहाँ कहा जा रहा है विलोपन विधि से हल करें। तो मैंने कहा था कि x वाला टर्म या तो y वाले टर्म के कोएफिशिएंट को बराबर करना है। जैसा कि दोनों समीकरण देखने से पता चलता है कि दोनों समीकरण के y के गुणांक आपस में बराबर है, अर्थात हम दोनों समीकरण को सिर्फ घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 minus equation number 2, here given x minus y equals to -2 and 2x minus y equals to 1। ये हमारे दो इक्वेशन हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो y माइनस में है या y प्लस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। x में से जब 2x को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -x होगा इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, so the value of x equals to 3। यानी x का वैल्यू हमें फाइंड हो गया, x कहे तो अर्थात अंश का मान हमें ज्ञात हो गया। अब इस मान को हम समीकरण 1 या 2 में डालकर y का वैल्यू निकालेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो भी है उसको पहले हम लिख लेंगे, x - y = -2, x - y = -2। हमें क्या करना है, x के जगह पर 3 पुट करना है। तो हियर x है तो x के जगह पर 3 पुट करेंगे तो 3 - y = -2, देन -y = -2 - 3, सो y = 5, यानी हर हमें ज्ञात हो गया, y का मान 5। तो क्वेश्चन में भिन्न ज्ञात करने हैं, अतः भिन्न बराबर x/y and here the value of x equals to 3, so here we put the value of x and the value of y equals to 5, here we put 5। this is the answer of question number 2 का 1। तो इस वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन आप कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पांच वर्ष पूर्व नूरी की
आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ दो पर्सन है, एक नूरी और दूसरा सोनू। तो हम एक के आयु को x और दूसरे के आयु को y मानेंगे। और आयु वाले प्रश्न में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि वर्तमान उम्र को मानने होते हैं। तो माना नूरी की वर्तमान आयु कि वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व की बात कही जा रही है। तो ये वाले भाग से हम प्रश्न के वाले भाग यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो वर्तमान में अभी अर्थात प्रेजेंट में नूरी x वर्ष की है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले वो x माइनस 5 वर्ष की रही होगी। अभी मान के चलिए मेरी उम्र अगर 30 ईयर है तो 5 वर्ष पहले मैं कितने ईयर का रहा होऊंगा, तो 30 माइनस 5 बिल्कुल 25 ईयर का रहा होऊंगा। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कही जा रही है, तो सोनू की आयु नूरी की आयु x माइनस 5 होगा और सोनू y माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष। समीकरण बनाने के लिए हमें बीच में इक्वल्स के साइन देने होंगे, यानी नूरी 5 वर्ष पहले नूरी सोनू से 3 गुनी आयु की थी, अर्थात अगर सोनू 10 साल का रहा होगा तो ये 30 साल की रही होगी। क्वेश्चन के अनुसार ये हुआ। तो दोनों को बराबर करना है तो हमें 3 से इसमें मल्टीप्लाई करने होंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। अब इससे हम समीकरण फाइंड करेंगे। x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। 3y को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 10 x माइनस 3y। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। Here the right equation number 1। अब हम लोग इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट से हम समीकरण 2 बनाएंगे। 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात अर्थात 10 वर्ष बाद। तो जैसा कि इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, 10 वर्ष पश्चात की बातें हैं, तो x प्लस 10 वर्तमान नूरी की वर्तमान उम्र अगर x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु 10x प्लस 10 वर्ष होगी और सोनू y प्लस 10 इयर्स का होगा। ये इतना इयर्स का हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि नूरी सोनू की आयु की दुगुनी रह जाएगी, अर्थात इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करने होंगे। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। x minus 2y equals to 20 minus 10. Here 10. X minus 2y equals to 10. This is the equation number 2. Here, first equation is x minus 3y equals to minus 10 and second equation is x minus 2y equals to 10. The coefficient of x, both equations are same. So, subtract equation 1, equation 2 from equation 1. So here we write x minus 3y equals to 3y equals to minus 10 and second equation x minus 2y equals to 10. When we subtract both equation, the sign of second equation will be changed. Here x cancel, minus 3y plus 2y equals to minus x, minus 10 minus 10 minus 20, minus minus cancel. Here x equals to 20, अर्थात नूरी की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी। अब x का मान हम समीकरण 1 में डालते हैं। तो समीकरण x minus 3y equals to minus 10 है, 3y equals to minus 10। इस वाले
वैल्यू को जब हम यहां पुट करेंगे x के मान को 20 माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, यानी माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 20, सो माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 10, here the value of y equals to 10। ये हमारा आंसर हुआ। तो लास्टली हमें नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, x का वैल्यू जैसा कि हमने ज्ञात किया है 20, तो 20 वर्ष। इसी प्रकार हमें सोनू की आयु भी लिखनी, अतः सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10 वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे, यानी वो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 2 अंकों की संख्या होती क्या है। तो 2 अंकों की संख्या सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होंगे। 10 से 99 तक जितने भी संख्याएं होंगी, सारे के सारे संख्याओं को 2 अंकों की संख्या कहेंगे। इन सभी संख्याओं में क्या होते हैं, मान के चलिए कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 36 हमने लिया, तो ये 2 अंकों की संख्या, एक अंक 6 है, दूसरा अंक 3 है। तो ऐसे संख्याओं को 2 अंकों की संख्याएं कहेंगे। 1 to 9 ये हो गया आपको एक अंक की संख्या, अर्थात 1 डिजिट का नंबर है। अब अगर हम 100 to 999 तक की बातें करें तो ये 3 डिजिट का नंबर है। तो जैसा कि हम लोग बचपन में पढ़े होंगे तीसरे चौथे क्लास में कि 36 हमने लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलते हैं दहाई का अंक। तो इकाई वाले जो भी अंक होते हैं उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दहाई वाले अंक होते हैं उसमें 10 से मल्टीप्लाई अगर करके इस दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 36, जो कि 2 अंकों की संख्याएं होंगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि 2 अंकों की संख्याएं वाले प्रश्न जब देंगे तो इकाई और दहाई के अंक को हमें मानने हैं। तो जैसा कि इकाई के अंक को x मान लीजिए, दहाई के अंक को y मान लीजिए। तो माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या होगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो इकाई का अंक होगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y। तो प्रश्न के पहले भाग से अब जो क्वेश्चन में कहा जाएगा उसके अनुसार हमें बनाने हैं। 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योगफल 9 है। अच्छा, ये 2 अंकों की संख्याएं हैं x + 10y। अंकों का योगफल 9 कहा जा रहा है। मान लीजिए कि 36 है, ये 2 अंकों की संख्या है, तो अंकों का योगफल 9 कहने का मतलब इकाई और दहाई जो अंक है उसको जोड़ने पर 9 आएगा। अंक तो ये 6 और 9 ही तो है। तो इस x + 10y जो 2 अंकों की संख्या है, इसमें अंक कौन है, तो x और y है। तो अंकों का योगफल 9 कहा जा रहा है, अर्थात x + y = 9। ये हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट होंगे। अब इसी में कहा जा रहा है संख्या का 9 गुना, अर्थात जो हम संख्या माने हैं उस संख्या का 9 टाइम्स, यानी x + 10y × 9, संख्या का 9 गुना हो गया। संख्या के अंकों को पलटने से, अर्थात
संख्या के अंकों को पलटने का तात्पर्य क्या होता है? जैसे 36 है तो हम इसको 63 अगर लिख देंगे तो संख्या के अंक को पलट देंगे, अर्थात जो इकाई का अंक है उसको दहाई का अंक और दहाई के अंक को इकाई के अंक मानकर जो संख्या बनेगा वो संख्या अंकों को पलटने से बड़ी संख्या होगा। तो जैसा इकाई के अंकों पर y और दहाई के अंकों x मानेंगे तो हमारे यहाँ जो संख्या प्राप्त होगा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या वो 10x प्लस y होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 10x प्लस y। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, यानी इक्वल थी। यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, इसके इक्वल 9 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, 9 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90y, 2 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 20x, 2 से y में मल्टीप्लाई करेंगे 2y। 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इस दोनों को सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 20x इक्वल्स टू माइनस 11x। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 11y, सॉरी इस दोनों को कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 20x इधर आएंगे 90y यहां जस्ट 90 होंगे, 90y माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस 88y इक्वल्स टू 0। दोनों में से माइनस 11 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 8y माइनस 11 कॉमन होगा, 0 के y में जाएगा तो 0 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि इक्वेशन 1 और 2 को देखने से हमें पता चलता है कि दोनों के x के कोएफिशिएंट बराबर तो हम डायरेक्ट दोनों को घटा देते हैं, तो x माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस कर गया, इसको करेंगे तो 9y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 1। यहां पर y का वैल्यू 1 हो गया। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में डालते हैं। समीकरण 1 है x प्लस y इक्वल्स टू 9, x प्लस y इक्वल्स टू 9, y की जगह पर 1 डालेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 8। हमें x और y का मान पता चल गया तो संख्या ज्ञात करनी है क्वेश्चन में। अतः संख्या बराबर 10x प्लस y, सॉरी 10y प्लस x। यहां देखिए 10y प्लस x है, x की जगह पर 8 पुट करना है, y की जगह पर y का वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे तो 10 into 1 प्लस 8 यानी 18। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अब यहां पर चेंज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमें आशा है कि मैं अगर इक्वेशन भी बनाकर अगर छोड़ दूं तो आप लोग उस क्वेश्चन को विलोपन विधि का यूज करके आप बना सकते हैं। मीना 2000 रुपए निकालने बैंक गए, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कहा तो मान लेते हैं, माना खजांची द्वारा 50 रुपए के नोट कितने दिए गए? 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। आप यहां प्रश्न के पहले भाग से लिख लेंगे। अच्छा 2000 रुपए निकाले गए तो 50 रुपए के x अगर नोट ली तो x नोट और 50 रुपए का x नोट का कुल कितना है? मतलब 100 रुपया का अगर 10 हमारे पास नोट है या 5 नोट है तो कुल कितना रुपया? तो 10 100 गुने 5 अर्थात 500 रुपए मेरे पास है। तो 50 रुपए का x नोट है तो कुल कितना रुपया? तो 50x रुपया। 50 रुपए के नोट से हमारे पास कितना रुपया है? 50 रुपए का नोट अगर है मेरे पास तो कुल कितने रुपए 50 रुपए के नोट से हैं वो हमें 50x पता चलता है। तो और 100 रुपए के y नोट है तो यानी 100y लिखेंगे। तो कुल मिलाकर उसको कैशियर अर्थात खजांची 2000 रुपए दिया होगा इक्वल्स टू 2000। अगर हम इसमें से 50 कॉमन ले ले तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 50 से डिवाइड हो जाएगा। 50 से 4 टाइम्स यानी 40 इक्वेशन नंबर 1। अब प्रश्न के दूसरे भाग से
कुल उसको 25 नोट मिला है, मतलब 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों कुल नोट मिलाकर उसको 25 मिला है, अर्थात x + y = 25। अच्छा, ये नोट की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी दोनों का योगफल 25 हो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुल मिलाकर उसको 25 नोट दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर 25 नोट है तो इक्वल टू 25। तो अब कह रहा है कि 50 और 100 रुपए के कितने नोट थे, तो दोनों को हल कर लेंगे और x और y का जो मान होगा वही आंसर 50 और 100 रुपए के कुल नोटों की संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब इसको बना लेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले कुछ पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया लगता है। जैसे जितने भी लाइब्रेरी होते हैं वहां कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया लगता है, मतलब प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। यानी नियत किराया को हम x मान सकते हैं। नियत किराया बराबर x रुपए, और 3 दिनों के बाद प्रत्येक दिन पर अतिरिक्त भार लगता है, यानी प्रत्येक ये अतिरिक्त दिन का किराया मान लो, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर रुपए भाई। अब प्रश्न के पहले भाग से इस बात का ध्यान रखना है, x जो रुपया है वो प्रथम 3 दिन का है। कहने का मतलब कोई किताब अगर 10 दिन रखता है तो 3 दिन तक उसको 100 रुपया देना है। अब उसके बाद जो रिमेनिंग 7 डेज है उस पर उसको एक्स्ट्रा व्यय करने होंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, जैसे इसमें सरिता 7 दिनों तक पुस्तक रखती है, उसको 27 रुपए देने होते हैं, यानी उसको 27 रुपए पे करने होते हैं 7 दिनों तक पुस्तक रखती है तब। अच्छा, 3 दिन तक पुस्तक रखी होगी अपने पास तो उसको 100 रुपया देना पड़ा होगा। 3 दिन के बाद उसको 4 दिन अतिरिक्त दिन, यानी 4 अतिरिक्त दिन वो बुक रखी, तो 1 अतिरिक्त दिन पर y रुपया खर्च होता है, तो 4 अतिरिक्त दिन अगर वो बुक रखी तो 4 गुने y रुपया खर्च होगा, यानी उसको देना होगा, यानी 4y। ये कुल मिलाकर उसको 27 देना पड़ा, यानी इक्वल टू 27 इक्वेशन होगा। बात का ध्यान रखेंगे कि कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, बस समझने का फेरा है, तो समझना है हमें अच्छा तरह से। जबकि सुशी एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखती है, 5 दिन तक रखती है तो उसको 21 रुपया देना होता है। अब कितना आसान, 5 दिन तक पुस्तक रखती है, 3 दिनों तक 3 दिन तक उसको नियत किराया देना पड़ेगा 100 रुपया। यानी पहला दिन लीजिए बुक, फिर रिटर्न कर दीजिए, तब भी 100 रुपया देना है। 2 दिन भी रखिएगा तब भी 100 रुपया देना है, अर्थात 10 रुपया मान लेते हैं, 10 रुपया देना। 3 दिन पे रखिएगा तो 10 रुपया देना है। लेकिन 3 दिन के बाद चौथा दिन होगा, अगर अतिरिक्त व्यय 5 रुपया है तो 10 रुपया प्लस 5 रुपया 4 दिन रखने का। अगर 5 दिन रखा तो 10 रुपया प्लस 5 गुने 2 अर्थात 10 रुपया, 10 20 रुपया देना पड़ेगा। तो 2 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी, 5 दिन बुक रख रही है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ। 3 दिन का तो हमने खर्च किराया नहीं दिया, 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 1 दिन का y रुपया तो 2 दिन का 2y रुपया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। इस दोनों को हल करेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो आंसर हमें फाइंड करने हैं वो फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से आप बना लेंगे और 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। अगले वीडियो में हम 3.5 एक्सरसाइज को देखेंगे और उसके कुछ सॉल्यूशंस को देखने का प्रयास करेंगे। ओके, आज का वीडियो ये समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।